हेलो विद्यार्थियों, आज हम शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रायः उपसर्ग प्रत्यय से हम लोग नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों के आदि में यानी कि आगे से उपसर्ग लगा करके उनसे नए शब्द बनाते हैं और शब्दों के अंत में, शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। आ उपसर्ग है, गमन शब्द है, तो इन दोनों को मिला के एक नया शब्द बना आगमन। स उपसर्ग है, परिवार शब्द है, तो नया शब्द बना सपरिवार। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग प्रायः शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग शब्द के आदि में, शब्द के प्रारंभ में होता है। शब्द के प्रारंभ में लगाने के बाद इनके अर्थ में या तो कुछ विशेषता ले आते हैं या फिर परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गमन शब्द है जिसका अर्थ होता है जाना, उसके आगे आ उपसर्ग लगा दे तो बन गया आगमन, जिसका अर्थ है आना, यानी कि बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो गया, अर्थ बदल गया। परिवार शब्द है, परिवार में स उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बन गया सपरिवार, यानी कि परिवार सहित, तो इसके अर्थ में कुछ विशेषता आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्गों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। इनके प्रयोग के बाद शब्द में या तो कुछ परिवर्तन आ जाता है या फिर कुछ विशेषता आती है। आइए, अलग अलग प्रकार के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग: नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 आगत, नंबर 4 अव्यय। तत्सम उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तद्भव जो उनका तद्भव रूप है, अर्थात जो हिंदी के उपसर्ग हैं। आगत जो किसी अन्य भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं, उर्दू, फारसी से, अंग्रेजी से, अन्य भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, यानी कि जो विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, वो बोले पुर्तगाली का हो सकता है, चीनी का हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, उर्दू, अरबी, फारसी का हो सकता है। अव्यय संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द, जैसे होता है कि यथा, यथा शक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय शब्द है। आइए इनको देखते हैं, एक बार उदाहरण से समझते हैं। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं, यहाँ पर उपसर्ग लिखे हैं, उनके अर्थ भी लिखे हैं और शब्द, उनसे नए शब्दों का निर्माण किया गया है। अब उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या हीन। नए शब्द हैं अपमान, मान यानी कि सम्मान, मान शब्द होता है। अब मान में अगर हम अप लगाएंगे तो हो जाएगा बुरा मान, सम लगाएंगे तो अच्छा मान। अपकार, अपयश। अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकारी, यानी कि जो हमसे ऊपर कार्य करता है उसे अधिकारी कहते हैं। अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधिपति। अब इस प्रकार से हमको देखना भी है कि कई जगह उपसर्ग लगाने से शब्दों में संधि भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने अध्यक्ष शब्द देखा है तो उसमें अधि प्लस अक्ष है, तो यहाँ पर अध्यक्ष बन गया, यहाँ पर यण संधि है, तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। पुनः फिर या दोबारा, पुनर्विचार, पुनर्विवाह, पुनर्कथन। यहाँ पर जो पुनः में विसर्ग है वह विसर्ग परिणत हो जाता है, वह विसर्ग परिवर्तित हो जाता है र में। तद्भव उपसर्ग हैं जो हिंदी के आ जिसका अर्थ होता है तक या समेत, आहार, आजीवन, आरक्षण। कु बुरा,
कुसंग, कुकर्म, कुमति, बुरी मति को कुमति कहते हैं। कुसंग बुरा संग, कुकर्म बुरे कर्म, नी रहित, निडर डर से रहित, यानी कि जिसके अंदर डर नहीं है उसे निडर कहते हैं। निकम्मा काम से रहित, यानी कि जो काम नहीं करता उसे निकम्मा कहते हैं। आगे है आगत। आगत में जैसा कि मैंने आपको बताया था उर्दू फारसी का उपसर्ग। कम थोड़ा, शब्द बनेंगे कम अक्त, कम वक्त, कम सिन। खुश अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश नसीब। बेरहित तो बनेगा बेवजह, यानी कि बिना वजह के। बेकार, बेहिसाब आदि शब्द बनेंगे। अंग्रेजी के सब, अधीन, सब इंस्पेक्टर। वाइस वाइस सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। हेड मुख्य, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। इस प्रकार से ये हो गए आगत उपसर्ग। और अव्यय शब्द जैसे मैंने बताया आपको यथा, यथाशक्ति, ठीक है। प्रति, प्रतिदिन। प्रति जो है उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है, परंतु यह अव्यय शब्द है। आगे देखते हैं, एक उपसर्ग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। एक उपसर्ग अलग अलग शब्दों का निर्माण करता है, एक उपसर्ग से अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे अ उपसर्ग हो गया अज्ञान, अभाव, अहित, अविकार। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग सिर्फ शब्द के प्रारंभ में होता है। स्वतंत्र रूप से हम किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं, शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट करता है। हर किसी उपसर्ग का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। बिना अर्थ के कोई उपसर्ग नहीं होता है। हेलो विद्यार्थियों, आइए अब अध्ययन करते हैं प्रत्यय का। जैसा कि इससे पहले हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार प्रत्यय भी शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे बनाए हुए कुछ शब्द लिखे गए हैं। वान प्रत्यय है, बल शब्द है, उसमें वान प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बलवान। धन शब्द में वान प्रत्यय लगा के धनवान। इसी प्रकार दार प्रत्यय है, दुकान शब्द में दार प्रत्यय लगा के दुकानदार। समझ शब्द में दार प्रत्यय लगा करके बनेगा समझदार। ऐसे ही अक प्रत्यय है, पाठ धन अक पाठक, वाच धन अक वाचक। ऐसी लेख धन अक लेखक। यानी कि जो प्रत्यय, जो शब्द, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उससे फिर अलग अलग क्रियाओं का निर्माण होता है, जैसे पढ़ धातु, लिख धातु, हंस धातु। मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। तो ऐसी पढ़ में अगर हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पढ़ना। पढ़ धातु में अगर हम ओ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पढ़ो। ऐसी पढ़ धातु में आ प्रत्यय लगाकर बनेगा पढ़ा।
अगला है छल धातु है। छल में हमने आवा प्रत्यय लगाया तो बन गया छलावा। छल धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया तो बन गया छलना। यानी कि जो कृत प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग सिर्फ धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ किया जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ संज्ञा शब्द लिखे हैं। चाचा, मामा, फूफा, ये संज्ञा शब्द हैं। तो चाचा से बनेगा चचेरा, मामा ममेरा, फूफा फुफेरा। इनमें हमने एरा प्रत्यय लगाया है, जैसे कि मैंने आगे लिखा है। हाल प्रत्यय है तो नानी ननिहाल, दादी ददीहाल संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द अपना सर्वनाम शब्द है, उसमें हमने पन प्रत्यय लगाया तो बन गया अपनापन। विशेषण अच्छा विशेषण है तो अच्छा में हमने आई प्रत्यय लगाया तो बन गया अच्छाई। बुरा विशेषण है बुराई। ऊंचा विशेषण है ऊंचाई। नीचा विशेषण है नीचाई। इस प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ किया जाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। देखो, प्रत्यय लगने से शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हर जगह नहीं बदलता, परंतु कहीं कहीं बदल जाता है। जैसे हमने नानी शब्द में हाल प्रत्यय का प्रयोग किया तो अब वो नानी हाल नहीं हुआ, क्या हो गया ननी हाल। दादी ददी हाल। तो इस प्रकार से बहुत जगह कुछ तो शब्द वैसे ही रहते हैं और कुछ शब्दों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से समाज शब्द है तो समाज में हम एक प्रत्यय लगाएं तो फिर सामाजिक नहीं बनेगा, बन जाएगा सामाजिक। नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा फिर नीतिक नहीं बनेगा, नैतिक। तो इस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन भी हो सकता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्ययों का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें से आपने यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। आपने थर्ड, इन सभी को आपने करना है। ये प्रत्यय से संबंधित अभ्यास कार्य है। आपने इसे भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन चारों को आपने करना है। धन्यवाद।